आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। और हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा है एक चैप्टर वर्क पावर एनर्जी। तो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और बीच में वर्क होता है। ये आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है और उसकी डेफिनेशन आप जानते हैं। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देन व्हाट इज पावर? पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। हर मशीन की पावर अलग अलग हो सकती है। कोई मशीन 1 सेकंड में कम वर्क कर सकती है, दूसरी मशीन 1 सेकंड में ज्यादा वर्क कर सकती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की पावर का क्या मतलब? इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट कैसे फ्लो होती है? देयर आर 2 पॉइंट्स एंड देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, VA एंड VB। ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। Then the charges will move from higher potential to lower potential like this। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि पोटेंशियल की डेफिनेशन में, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट वाज पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर जो चार्जेस हैं उनके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होती है QVA। यहाँ पर जब ये चार्ज रहेगा इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी QVB। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। ओके, दिस QV इज वर्क, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एनर्जी हाई है, ये एनर्जी लो है। The charge moves from higher energy level to lower energy level और इस तरह से जाएगा। जब ये चार्ज यहाँ पर है इसके पास एनर्जी है 100। जब ये चार्ज यहाँ पहुँचता है लोअर पोटेंशियल पे तो इसके पास एनर्जी हो जाती है 60। ये जो 40 एनर्जी है ये क्या? वर्क डन। ये एनर्जी उसने खर्च कर दी और ये एनर्जी जो है दैट इज वर्क डन। इस वर्क डन करने में कुछ टाइम लगा होगा। अब अगर वो वर्क डन को हम टाइम से डिवाइड कर दें तो वर्क डन अपॉन टाइम हमको क्या देगा? पावर। तो पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क डन क्या होता है इस फॉर्मूले से? Q इंटू V। Q इंटू V डिवाइडेड बाई टाइम। और Q अपॉन P क्या होता है? करंट I। तो पावर का फॉर्मूला क्या बना? V इंटू I। दिस इज I। So power of an electrical circuit is V into I। हम लोग जब शब्द यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है एनी इलेक्ट्रिकल मशीन। Fan is an electrical circuit. Tube light is an electrical circuit. Heater is an electrical circuit. TV is an electrical circuit. Computer is an electrical circuit. Machine, whichever machine is using electric energy is a electric circuit। इसलिए हम लोगों ने उसका एक कॉमन नाम क्या रख दिया? इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, तो पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज V into I। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। यहाँ से हम स्टार्ट करें। Whenever there is a potential difference of V between the 2 points and the current flowing is I, then how much is the power? V into I। तो ये हमारा पावर का फॉर्मूला बना। पावर P is equal to V मल्टीप्लाइड बाय I। पावर का यूनिट क्या होता है? तो आंसर है पावर का यूनिट होता है वॉट। ये हम लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा है। सो
इसमें भी पावर का एक ही यूनिट है, बिकॉज इट इज ए रैशनल सिस्टम, एसआई सिस्टम। जहां भी पावर होगी उसका यूनिट वॉट ही रहेगा। ओके, ये है वोल्ट, ये है एम्पियर और ये है वॉट। अब पावर के दूसरे फॉर्मूलाज देखिए। हम लोगों को मालूम है कि एक सर्किट में अगर हमने एक रेजिस्टेंस R लिया है और उस R रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया V, तो उसमें करंट फ्लो होगी I। ये एक रेजिस्टेंस, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया V और इसमें करंट फ्लो हो रही है I, इसका रेजिस्टेंस है R। नाउ वी नो द रिलेशंस दैट V इज इक्वल टू I इंटू R। अगर हम V इज इक्वल टू I इंटू R यहां रख देंगे तो पावर क्या हो जाएगी? I स्क्वायर R। ठीक है, और एक रिलेशन देखिए, I किसके बराबर होगा यहाँ पर? I इज इक्वल टू V अपॉन R। अगर ये वैल्यू हम I की यहाँ पर रख दें तो पावर किसके बराबर होगी? I इज इक्वल टू V अपॉन R, देन इट इज V स्क्वायर अपॉन R। तो हमारे पास पावर के तीन फॉर्मूलाज हो गए, VI, I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन R। तो ये तीनों फॉर्मूला हम पावर के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लेते हैं कि ये पावर क्या काम कर सकती है। पावर काम करती है, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज वर्क डन, वर्क, बिकॉज वर्क अपॉन टाइम वाज पावर, so वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब पावर इंटू टाइम वर्क डन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? VI इंटू T। ये फॉर्मूला बना। वैसे ही दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I स्क्वायर R T, और तीसरा फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R T। ये है वर्क डन। जितना वर्क किया जाएगा, टोटल वर्क डन इज नोन एज एनर्जी। So this is also formula for energy. So energy consumed by electricity will be given by these formulas, V into I into T. This कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। हम मार्केट से एक एयर कंडीशनर लेके आते हैं, एयर कंडीशनर यहाँ 220 वोल्ट पर चलता है, V कितना है उसका? 220। मीटर लेके हमने इसकी करंट देखी एंड इट इज टेकिंग करंट 10 एम्पियर्स। उसके बाद हमने उसको 1 घंटा चलाया, 1 घंटा चलाया तो टाइम हमको मिला 3600 सेकेंड। तो इसने कितनी एनर्जी खर्च की? तो एनर्जी के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? V इंटू I इंटू T। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा? एनर्जी, और उस एनर्जी का यूनिट हम क्या लेंगे? जूल, बिकॉज इट इज ए SI सिस्टम। ठीक है, इस तरह से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर हम पूछेंगे कि एयर कंडीशनर की पावर बताइए, तो पावर का फॉर्मूला क्या है? V इंटू I, तो V इंटू I करेंगे तो इसकी पावर कितनी है? 2200 वॉट। पावर का यूनिट क्या है? वॉट। तो दिस इज 2200 वॉट। जितना टाइम आप चलाते जाएंगे उतनी एनर्जी ये खर्च करता चला जाएगा। तो एनर्जी, पावर, टाइम, इनका रिलेशन समझ में आ गया। पावर, वोल्टेज, करंट, इसका रिलेशन समझ में आ गया। सो दिस इज अबाउट पावर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, ओके। तो इससे हमारे क्वेश्चन आते हैं। अब एनर्जी का एक और यूनिट देखिए। एनर्जी का एक और यूनिट पावर इंटू टाइम। पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। तो दिस इज वॉट एंड दिस इज सेकेंड। ये SI सिस्टम में है। प्रैक्टिकल सिस्टम में
प्रैक्टिकल सिस्टम में हम लोग जो मशीन लगाते हैं, बड़ी मशीन, वो किलोवाट में होती है, या पावर हम कैलकुलेट करते हैं किलो। ये है वॉट, और ये टाइम को हम लेते हैं आवर में। एयर कंडीशनर 1 घंटा चला, लाइट 6 आवर्स चली, टीवी 4 आवर्स चले, आवर इज ए मोर कन्वीनियंट यूनिट। उसको हम सेकंड में बात नहीं करते, आवर में बात करते हैं। तो टाइम हमने किस में लिया? आवर। पावर किस में ली? वॉट। पावर जो है बड़ी मशीनों की, पूरे घर की ज्यादा होती है, तो इसको हम किलोवाट में लेते हैं, किलो। तो पावर इज किलोवाट, टाइम इज आवर, दोनों का मल्टीप्लाई किया और ये क्या बन गया? किलोवाट आवर। किलोवाट आवर ये क्या चीज है? एनर्जी। तो एनर्जी का प्रैक्टिकल यूनिट क्या बना? किलोवाट आवर ये। और एनर्जी का एसआई सिस्टम में क्या यूनिट होता है? जूल। अब जूल और किलोवाट आवर इसको हम आपस में रिलेट कर सकते हैं। किस तरह से रिलेट कर सकते हैं? ये हम जानते हैं, 1 वॉट इसके बराबर होता है 1 जूल 1 सेकेंड। If 1 joule work is done in 1 second, then the power is 1 watt. तो उससे हम इसको कर सकते हैं, this is 1000 watt into this is 3600 seconds. Now it is 3.6 to the power 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 to the power 6. This is watt into second, and watt into second is joule. Watt into second is joule. So 3.6 into 10 to the power 6 joule, ये क्या बना? 1 किलोवाट आवर। तो ये हम याद रखेंगे, 1 किलोवाट आवर is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule. ये प्रैक्टिकल यूनिट है एनर्जी की, और ये एसआई सिस्टम में फिजिक्स की यूनिट है। ये जो प्रैक्टिकल यूनिट है ये हम घरों में यूज करते हैं। क्यों घरों में यूज करते हैं? क्योंकि हमारी हर मशीन पे लिखा रहता है कि वो कितने किलोवाट है, और हमको मालूम है कि वो कितने घंटे चलती है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? किलोवाट आवर। बस जैसे एयर कंडीशनर 2 किलोवाट का है, 1 घंटे में, सॉरी 1 दिन में आप 6 घंटा चलाओगे, कितनी यूनिट खर्च होगी? 2 किलोवाट, एंड यू आर रनिंग इट फॉर 6 आवर्स। 2 6 12 किलोवाट आवर एनर्जी यूज होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमारा जो बिलिंग करता है उसने भी यूनिट क्या बना दी? किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को उन्होंने 1 यूनिट बनाया हुआ है। अब हमारे समझने में बड़ी आसानी हो गई कि अगर हम 2 किलोवाट का एयर कंडीशनर 6 आवर यूज करेंगे तो हमको कितना पैसा लगेगा? 6 to the 12 किलोवाट आवर, दैट इज 12 यूनिट। 12 यूनिट का हमको चार्ज लगेगा। यूनिट का जो भी रेट होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है? सो दिस इज हाउ प्रैक्टिकल यूनिट इज यूज्ड। दिस इज प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी, किलोवाट आवर। ओके, ये कन्वर्शन अब आप कर पाएंगे। ठीक, अब अगली चीज देखिए, ये वर्क एनर्जी, इसके बारे में। अब फिर से हम आते हैं पावर। पावर इनटू टाइम वर्क डन होता है, पावर से वर्क किया जाता है। अब जब हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, उसमें करंट फ्लो होती है, वर्क होता है, वो वर्क क्या करता है? तो आंसर है, वो मशीन को जिस वर्क के लिए बनाया गया है वो वर्क वो करती है। जैसे हमने टीवी चालू किया, टीवी स्टार्ट किया, उसमें वर्क हुआ, हमने एनर्जी दी। कौन सी एनर्जी दी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कैसे देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम करंट से देते हैं। उसमें जो इलेक्ट्रॉन चलते हुए जाते हैं उनके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है और आई होता है, चार्जेस पर सेकंड जितने जाते हैं ये, और हर एक के पास मोशन।
ये सब मिला के क्या बनाते हैं? एनर्जी। उसको आप किसी भी तरह से समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि उसके पास मास है, उसके पास वेलोसिटी है। उसी का हमने कन्वर्शन किया और उसी का कन्वर्शन करके क्या आया? V × I इंटू टाइम मल्टीप्लाई किया, टोटल वर्क डन हो गया। अब ये जो एनर्जी हम देते हैं, इस एनर्जी का कन्वर्शन होता है। कन्वर्शन क्यों होता है? क्योंकि हमको चाहिए। हम बल्ब को जलाना चाहते हैं तो हम क्या चाहते हैं? हम एनर्जी का वो फॉर्म चाहते हैं जिसको कहते हैं लाइट। हमारे पास बैटरी रखी है, बैटरी में एनर्जी का वो फॉर्म है जिसको आप कहते हैं केमिकल एनर्जी। तो हमको क्या चाहिए? लाइट एनर्जी। एनर्जी है कौन सी हमारे पास? केमिकल। तो उस केमिकल एनर्जी को बैटरी से जब हम इलेक्ट्रोड से निकालते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होती है? सर्किट कंप्लीट करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी से निकलती है। बैटरी से निकलने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब में जाती है। तो बल्ब में हम क्या देखते हैं? बल्ब चमकता है और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? लाइट। इस तरह से वो एनर्जी फाइनली किस में कन्वर्ट हो गई? लाइट में। ये काम ट्यूबलाइट में होता है। अब यहाँ पर हम इस कमरे में बैठे हैं, हवा नहीं चल रही है और हम चाहते हैं कि हवा चले। हवा का चलना कौन सी एनर्जी खर्च करता है? दैट इज काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। करेक्ट। काइनेटिक कौन मूव करता है? एयर के पार्टिकल। एयर के पार्टिकल ऐसे मूव करते हैं, उनमें मास होता है और हम चाहते हैं उसमें वेलोसिटी आ जाए। तो m और v अगर ये दोनों आते हैं तो हाफ mv² क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या चाहते हैं? एयर में क्या है? काइनेटिक एनर्जी। हम पंखे को चलाते हैं, पंखे को कौन सी एनर्जी देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फैन स्विच ऑन करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। हमको कौन सी एनर्जी चाहिए? मैकेनिकल एनर्जी। कन्वर्शन करते हैं। तो हर मशीन में कुछ ना कुछ कन्वर्शन होता है। अब पंखा कितनी पावर देगा? पावर का मतलब एनर्जी ही होता है लेकिन पर सेकंड होता है। तो दोनों का मतलब एक ही है। जब हम वर्क डन या एनर्जी को पर सेकंड करते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है? पावर। अच्छा, अब जब हम उसको चलाते हैं, पंखे को एनर्जी देते हैं, पावर देते हैं और पंखा चलता है तो हम पंखे को कितनी पावर देते हैं? ये V × I। पंखे को हमने 220 वोल्ट पर लगाया, उसकी करंट नापी, उसकी करंट आई 2 एम्पियर। तो कितनी पावर है उसकी? 220 × 2 440 वॉट उसकी पावर। ठीक है। अब ये जो 440 वॉट या 440 जूल पर सेकेंड वो एनर्जी खर्च कर रहा है, उसको वो क्या करता है? उससे वो हवा को मैकेनिकल एनर्जी देता है, एयर को मोशन देता है, एयर हमारे तरफ आती है। अब एक इसमें बहुत फाइन चीज है जो आपको याद रखनी है कि जब हम किसी भी एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा सा एनर्जी का लॉस होता है। थोड़ा या बहुत एनर्जी का लॉस होता है और पूरी की पूरी एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती। ये हमारे नेचर का नियम है। हमेशा लॉस होगा, 100% एनर्जी कभी भी कन्वर्ट नहीं होगी। तो हमने यहाँ से मीटर पे देखा 440 वॉट हम पंखे को दे रहे हैं, उससे एयर चल रही है। जितनी एयर चल रही है, अगर हमारे पास कोई तरीका है, हमने उस एयर की एनर्जी नापी तो हम नाप कर क्या देखते हैं कि उस एयर में टोटल एनर्जी 140 है। दिया था कितना? 440। लेकिन जो एयर के पार्टिकल चल रहे हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 140। तो 300 कहाँ गई? तो आंसर है 300 इज कन्वर्टेड इनटू हीट। पंखा थोड़ा सा गर्म हो जाता है और वो हीट एनर्जी भी यहीं से गई है, तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो हम जो भी एनर्जी देते हैं वो एनर्जी हमेशा हमको 100% कन्वर्शन हम नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज में। भले वो ट्यूबलाइट हो, हर एक में थोड़ा थोड़ा परसेंटेज
उस एनर्जी में कन्वर्ट होता है जो हमको चाहिए, और बाकी इसमें वेस्ट हो जाता है, हीट में वेस्ट हो जाता है। अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं, उसमें एनर्जी देखते हैं कंप्यूटर भी गर्म हो जाता है, सेमीकंडक्टर उसमें गर्म हो जाते हैं, रेजिस्टेंस गर्म हो जाते हैं, पंखा चला के उस हीट को हमको वेस्ट आउट करना पड़ता है। तो दुनिया में जितनी भी तरह से हम एनर्जी ले लेके काम करते हैं, हर एक का फाइनल रिफ्यूज मतलब एनर्जी लास्ट में जाके किसमें कन्वर्ट होती है, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे हमने पंखा चलाया या हमने टीवी चलाया, पंखा चलाया मान लीजिए, तो पंखे की मोटर गर्म हुई, 440 वॉट में से 300 वॉट उस हीट में वेस्ट हो गया। उसके बाद कुछ मैकेनिकल एयर हमारी तरफ आई, हमारी बॉडी से टच हुई, टच होकर गई, उसका आपस में मॉलिक्यूल का फ्रिक्शन हुआ, हमारी बॉडी के साथ फ्रिक्शन हुआ, उस फ्रिक्शन के कारण हीट बनी, वो हीट भी रेडिएट हो गई। पूरी की पूरी 440 क्या बन गई, हीट। बीच में हमने उसको मैकेनिकल बना लिया था। ऐसे ही हम लाइट के लिए करते हैं, ऐसे ही हम मोटर के लिए करते हैं। अगर हमको पानी ऊपर चढ़ाना है तो उसके लिए हम मोटर को चलाएंगे, मोटर को V × I पावर देंगे, उस पावर से हम कैलकुलेशन करते हैं। हमने उसको पावर दी और करंट जा रही है 2 एम्पियर, वोल्टेज लगाया 220, तो 440 वॉट हम उसको पावर दे रहे हैं। अच्छा, 440 वॉट पर सेकेंड, उससे उसने पानी ऊपर चढ़ाया। अब जो वो पानी ऊपर चढ़ाते हैं कितना वर्क डन होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। वो वर्क डन को हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है mgh, mg फोर्स, h डिस्टेंस। mgh से हमने वर्क डन पर सेकंड कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके हमने देखा कि ये तो 200 आया बस। जबकि हम इलेक्ट्रिसिटी कितनी खर्च कर रहे हैं, 440, उधर से 440 वॉट देते हैं और क्या देखते हैं 200 वॉट का हमारा काम हुआ, तो बाकी कहाँ गई। पंप को देखिए, पंप गर्म हो गया, so that is converting into heat। अच्छा, अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि वर्क डन जब हम इलेक्ट्रिसिटी से लेते हैं तो उसकी कैलकुलेशन होती है V × I, लेकिन वर्क डन जो खर्च होता है उसकी कैलकुलेशन V × I नहीं, कोई जरूरी नहीं। जब हम पंप को चलाते हैं तो पंप की 2 तरह की पावर, ध्यान रखिए, 2 तरह की पावर होती है, एक है पावर इनपुट और एक है पावर आउटपुट। अगर आपको पावर आउटपुट कैलकुलेट करनी है तो जो पानी ऊपर चढ़ रहा है उसके mgh से कैलकुलेट करिए, तो कितना काम हमको करके दे रहा है। पावर इनपुट, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इनपुट को किससे कैलकुलेट करेंगे, V × I, ठीक है। इस तरह से ये पावर का मतलब है, पावर आउटपुट, पावर इनपुट। तो अभी हम पावर इनपुट की बात करते हैं, वो क्या है, V × I। पावर आउटपुट कैलकुलेट करने के तरीके हमारे अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग हो सकते हैं। फैन के लिए अलग होगा, टीवी के लिए अलग होगा। जो बल्ब लाइट देते हैं, इनकैंडेसेंट बल्ब, ये वाले बल्ब पीली लाइट देते हैं, ये वाले बल्ब सफेद लाइट देते हैं। इस बल्ब को हम करंट देते हैं तो कितनी लाइट एनर्जी हमको देती है, उसको भी उतनी ही करंट देते, उतनी ही पावर देते, वो हमको ज्यादा लाइट देती है। तो अगर हमने दोनों को 100 वॉट दोनों को पावर दी तो ये उसमें से 10 वॉट को लाइट में कन्वर्ट करता है और 90 को हीट में कन्वर्ट करता है, हो सकता है। वो वाला क्या करेगा, वो 50 को लाइट में कन्वर्ट करेगा और 50 को हीट में कन्वर्ट करेगा। तो अगर हमको लाइट चाहिए तो उसको यूज करेंगे और हीट चाहिए तो इसको यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम, अगर हमको प्योरली हीट ही चाहिए तो क्या करेंगे, हम एक हीटर कॉइल यूज करेंगे जिसमें लाइट बिल्कुल नहीं निकलती। तो उसमें क्या होगा, 440 अगर हम उसको पावर दे रहे हैं तो पूरा 440 हीट में कन्वर्ट होगा। अच्छा, ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो पावर हम लेते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, V × I। अब जो हीट बनती है, हीटिंग इफेक्ट, किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में हीट कैसे बनती है,
तो इसका आंसर है हीट तब बनती है जब चार्जेस कोलिजन करते हैं एटम के साथ या जो आयंस रहते हैं आयंस के साथ कोलिजन करते हैं और कोलिजन में हीट पैदा होती है। इस तरह से जो हीट निकलती है वो हम एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज आउटपुट। तो कोलिजन जो होता है उसके कारण लाइन में क्या होता है, रेसिस्टेंस। फिर से रेसिस्टेंस का रीजन क्या है, रेसिस्टेंस का रीजन है कोलिजन। ये याद रखिएगा क्योंकि आगे जाके दूसरे ऑपोजिशन भी आएंगे। तो रेसिस्टेंस का रीजन क्या होता है, कोलिजन। जब भी दो चीजों की आपस में टक्कर होगी, कोलिजन होगा, तो हमको मालूम है हीट निकलेगी, दैट हीट विल बी वेस्टेड। इसका ये मतलब है कि हीट निकलने का मूल कारण, कॉज क्या है, रेसिस्टेंस, क्योंकि कोलिजन ही क्या है, रेसिस्टेंस। तो हीट किससे बनती है, रेसिस्टेंस से। तो अगर हम बोलते हैं कि पर सेकंड कितनी हीट बनेगी, पर सेकंड कितनी एनर्जी का हीट कन्वर्शन होगा, तो हम बोलेंगे जितनी उसकी पावर है, क्योंकि पावर क्या होती है, वर्क डन पर सेकंड। ठीक है, तो उस पावर का फॉर्मूला क्या है। अब अगर हमको हीट निकालना है तो हीट के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं करते, हीट के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं या ये फॉर्मूला यूज करते हैं। क्यों, इसके कारण हीट का रीजन कौन होता है, रेसिस्टेंस। तो जिस फॉर्मूला में रेसिस्टेंस होगा उस फॉर्मूला को यूज करेंगे हीट फॉर्मेशन देखने के लिए कि कितनी हीट बनी। ठीक है, तो हीट जनरेटेड के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है, हीट जनरेटेड I²R। और अगर हमको V मालूम है तो V²/R भी यूज कर सकते हैं। V²/R ये भी हीट के लिए है, ये भी हीट के लिए है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। नॉर्मली हम लोग हीट के ये फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि किसी भी तार में कितनी करंट फ्लो हो रही है इसको हम नाप सकते हैं। वोल्टेज के लिए हमको हमेशा 2 एंड्स में जाना पड़ेगा, 2 एंड्स में जाना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को देखना होगा और टोटल रेसिस्टेंस को हमको निकालना पड़ेगा। लेकिन ये अगर रेसिस्टेंस है और इसमें हमने हीट जनरेशन निकालना है तो हीट जनरेशन इसमें दोनों फॉर्मूले हमारे फिट हैं। अब आप ये पूछ सकते हैं कि हीट प्रोपोर्शनल टू आर होती है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये भी है हीट, ये भी है हीट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेरी गुड। इसमें हमको ये याद रखना है कि कांस्टेंट कौन है। जैसे यहां हम R को बदल रहे हैं, R को हम बदल रहे हैं, कांस्टेंट कौन है, अगर V कांस्टेंट है, एक बैटरी हमने ली तो V कांस्टेंट हो गया। उसी बैटरी को लेके हमने एक बार R1 लगाया, एक बार R2 लगाया, एक बार R3 लगाया, ये तीनों लगाए, क्या कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, HV²/R। ये हमको क्या बताएगा, जब रेसिस्टेंस कम होगा तो हीट कैसी होगी, हीट ज्यादा होगी। जब रेसिस्टेंस कम होगा तो हीट ज्यादा होगी। ये याद रखिए, ऐसा नहीं सोचना है कि रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा होगी, ऐसा नहीं होगा। कौन से हीटर में हीट ज्यादा होती है, जिसमें रेसिस्टेंस कम होता है। क्यों, किसी भी हीटर को हम 220 वोल्ट में लगाते हैं, हमारे घर में 220 वोल्ट आता है, 220 वोल्ट तो कांस्टेंट है। एक हीटर हमने लगाया और उसकी तार कितनी लंबी है, ऐसे हमने लगा दिया और ये हीटर कुछ हीट कर रहा है। बाद में हमने क्या देखा कि इसकी तार एक जगह से जल गई, यहां से इसकी तार जल गई, तो हमने क्या किया, ये वाली तार निकाल के फेंक दी और इसको खींच दिया, खींच के यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब बताइए वो ज्यादा हीट होगा कि कम हीट होगा, तार छोटी कर दी हमने,
पहले से ज्यादा हीट। समझ में आया? तो जब भी हम हीटर की तार को छोटा करते हैं हम उसके रेजिस्टेंस को कम करते हैं, लेकिन वोल्टेज तो वही रखते हैं, इसलिए उसकी हीटिंग ज्यादा होती है। ज्यादा हीटिंग होती है तो वो फिर जल जाती है, फिर से उसको खींच के हम और कनेक्ट कर देते हैं, और ऐसा करते करते पूरी तार खत्म। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे हीटर की तार को आप छोटा करते जाएंगे हीट की वैल्यू इंक्रीज होते जाती है। ओके, तो ये वो चीज है जब आप वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, हीट और रेजिस्टेंस इसी के रिलेशन में ज्यादा गड़बड़ होती है। हम सबको ये लगता है कि हीट का कॉज क्या है। क्वेश्चन 1, हीट का कॉज क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो हीट का क्या होगा? हमारे मुंह से निकलेगा बढ़ जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। रेजिस्टेंस बढ़ाते तो हीट का क्या होता है? कम हो जाता है, और रेजिस्टेंस कम करेंगे तो हीट ज्यादा हो जाएगी। तो ये एक रिलेशन आप याद रखिएगा। लेकिन शर्त क्या है? V should be constant, तब ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब ऐसा हो सकता है कि इसका इंप्लीकेशन देखिए, हमने एक सर्किट बनाया और उसमें रेजिस्टेंस ये सीरीज में जोड़ दिया। 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3। इसकी वैल्यू है 100, इसकी वैल्यू है 50, इसकी वैल्यू है 200। ओके, किसमें हीट ज्यादा हो रही है? R3 में हीट ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अभी इन तीनों में सीरीज में है, इसलिए करंट एक जैसी जा रही है, सेम करंट है। तो इसके लिए करंट कैसी है? कांस्टेंट। ओके, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है 220 वोल्ट, इसके अक्रॉस 220 है क्या? नहीं, क्योंकि उसके तो 3 हिस्से हो चुके हैं। इसके अक्रॉस भी 220 नहीं है, इसके अक्रॉस भी 220 नहीं है। तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कांस्टेंट है? नहीं है, कांस्टेंट अलग अलग है। अगर तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, कांस्टेंट नहीं है, तो कौन है कांस्टेंट? करंट जो कि तीनों में जाती है। तो इन दोनों में से हमने चॉइस करना है, किसको चूज करेंगे? I2R, क्योंकि तीनों की क्या कांस्टेंट है? करंट। अगर हम इसको इस तरह से लेते हैं, दिस इज रेजिस्टेंस R1, दिस इज रेजिस्टेंस R2 एंड दिस इज रेजिस्टेंस R3, और इसको हमने इस तरह से लगा दिया। अब V, R3 के अक्रॉस भी V है, R2 के अक्रॉस भी V है, और R1 के अक्रॉस भी V। तीनों के अक्रॉस V है क्या? कांस्टेंट। और तीनों में करंट कैसी है? अलग अलग। इसमें I1, I2, I3, ये तीनों में करंट अलग अलग है। अब यहाँ पर आप हीट का कौन सा फॉर्मूला लेंगे? यहाँ पर V²/R लेंगे, क्योंकि V कांस्टेंट। तो ये अब क्लियर हुआ आपको। I2R कब लेना है? करंट कॉमन हो। V²R कब लेना है? और V into I कब लेना है? V into I मशीन क्यों पावर? हाँ, तो V into I टोटल करंट इनपुट के लिए है, वो हीट के लिए नहीं। किसके लिए है? वो टोटल पावर इनपुट। उस पावर इनपुट से हम हीट को छोड़ के कुछ और काम भी ले रहे होंगे, जैसे फैन में से हवा आती है, इस तरह से कुछ और काम भी हो सकता है उसमें ले रहे हैं। इसलिए उसको ना V into I को हम हीट के लिए यूज नहीं कर सकते, नहीं करते नॉर्मली। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, कर सकते। किस केस में कर सकते? हीटर के केस में कर सकते, क्योंकि हीटर का हमको श्योर है कि जितनी पावर खर्च हो रही है, किसमें खर्च हो रही है? हीट में ही खर्च हो रही है, और कोई काम नहीं है। लेकिन उसको हम पंप की पावर में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पंप में जो हीट बन रही है उसके लिए V into I क्यों नहीं यूज कर सकते?
क्योंकि V इंटू आई टोटल पावर इनपुट बताता है, लेकिन हीट जो बनी है उसके अलावा वो एक काम और भी कर रहा है पानी को ऊपर चढ़ाने का, तो थोड़ी सी पावर उसमें खर्च कर रहा है और बाकी को हीट बना रहा है। तो सर अगर MGH प्लस कर देंगे तो नहीं होगा? हैं? MGH प्लस कर देंगे सर? MGH प्लस करेंगे, यस टोटल आएगा, वो तो नियम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, VI से टोटल पावर निकालेंगे, उसमें MGH को माइनस करेंगे, तो बाकी पावर कहाँ गई, हीट बन गई, तब हीट निकलेगी। इसकी बजाय अगर हम उसका I और R नापेंगे तो I स्क्वायर R करने से क्या मिलेगा हमको, हीट। क्या मिलेगी, हीट। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर इंटू R। जब हम ये हीट की कैलकुलेशन करते हैं, अगली चीज, जब हीट की कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं तो ऐसी हीट का यूनिट क्या लेना है, तो आंसर है इस हीट का यूनिट लेना है जूल। क्यों, वोल्ट एसआई सिस्टम में है, आई का एम्पियर भी एसआई सिस्टम में है, तो V इंटू आई जो आएगा वो किसमें आएगा, जूल में आएगा। सॉरी, V इंटू आई इंटू टी ये जूल में आएगा और V इंटू आई वॉट में आएगा। ठीक है, तो पावर किसमें लेंगे, वॉट में, और वर्क डन किसमें लेंगे, जूल में, अगर टाइम को मल्टीप्लाई करें। पुराने सिस्टम में जहां हम हीट को कैलोरी में नापते हैं तो जूल और कैलोरी दोनों का एक इक्विवेलेंट। अब उस चीज को देखिए, एक रेजिस्टेंस हमने V के अक्रॉस लगाया, उसको कुछ देर तक T टाइम तक चलाया, तो कुल कितनी हीट उसमें से निकलेगी, V स्क्वायर अपॉन R मल्टीप्लाइड बाय T, ये टोटल हीट निकली। या हमने उसकी करंट को नापा, करंट है I, तो I स्क्वायर R इंटू T, ये क्या निकलेगी, टोटल हीट जनरेटेड इन टाइम T। I स्क्वायर R क्या बताता है, हीट जनरेटेड इन 1 सेकेंड। I स्क्वायर R T क्या बताता है, हीट जनरेटेड इन T सेकेंड, दैट इज टोटल हीट जनरेटेड। ये जो टोटल हीट जनरेटेड है इसकी यूनिट है जूल। अगर हम इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमको उसका फैक्टर याद रखना है, 4.2 जूल। 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। This is conversion. 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। और कैलोरी से हम लोग अगर हीट की कैलकुलेशन करते हैं कि पानी कितना गर्म होगा, MST वाली कैलकुलेशन करते हैं और उसमें S को कैलोरी में लेते हैं, तो हमको इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है। तो हीट टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर, मास एंड स्पेसिफिक हीट। ये जो स्पेसिफिक हीट है इसकी दो यूनिट हो सकती है। पहले यूनिट हुआ करती थी इसकी कैलोरी, जैसे वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है, 1 कैलोरी 1 पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये है कैलोरी। लेकिन अगर उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे दैट विल बी 4.2 जूल पर ग्राम। केजी में करेंगे 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, वो एसआई सिस्टम में होंगे। तो हीट अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये वाले फॉर्मूले से, और हमारा आंसर किसमें आ रहा है, जूल। अब इस हीट से हमको पानी को गर्म करना है, और पानी को जब हम गर्म करते हैं तो ये Q किसमें आता है, कैलोरी। तो हमको जरूरत पड़ती है कि जूल और कैलोरी इसको आपस में कन्वर्ट कैसे करें। तो जितना जूल हमारा आंसर आएगा इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे 4.2 से तो ये क्या बन जाएगा, कैलोरी। समझ आया। इस कैलोरी को हम किसके बराबर यहां लिख देंगे, MST। उसके बाद M मास पानी की वैल्यू रखेंगे, S की वैल्यू कैलोरी में रखेंगे, उससे हमको क्या मिल जाएगा, राइज इन टेम्परेचर। इस तरह के हीटिंग इफेक्ट के क्वेश्चन हो सकते हैं कि अगर हम इतनी वोल्टेज पे इतने रेजिस्टेंस का या इतनी एक हीटर हमने लिया, उस हीटर को क्वेश्चन देखिए, एक हीटर लिया उसको 220 वोल्ट पर लगाया, हीटर 5 एम्पियर लेता है, 5 एम्पियर करंट लेता है, और उससे हमने एक बकेट में उस हीटर को डाला जो इमर्शन रॉड होता है,
उसको हमने उस बकेट में डाला है और उस बकेट में 10 kg वाटर है, 10 kg वाटर है। तो कितना टाइम लगेगा? इसका टेम्परेचर हम राइज करना चाहते हैं 20 डिग्री। तो ये है ms delta T। This is heat required by the water, 10 into S into T। ओके, ये हमको क्या देगा? पावर गिवन बाय द इलेक्ट्रिसिटी। सो पावर गिवन बाय इलेक्ट्रिसिटी, इसका फॉर्मूला हम क्या ले रहे हैं? V into I। ये फॉर्मूला क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम उसका R नहीं मालूम, क्योंकि हमको मालूम है कि पूरी पावर किसमें यूज हो रही है? हीट में यूज हो रही है। और V हमको घर का मालूम है, I हमने उसका नाम लिया, तो V into I का फॉर्मूला ले लिया, चलेगा। तो ये इलेक्ट्रिकल पावर है और ये पावर कहाँ यूज हो रही है? पानी में, पर सेकंड। अब इसको हमने हीटर को चालू किया और T सेकंड तक चालू रखा, तो हमने इसको T को भी कर दिया लेट अस से 10 मिनट्स। तो ये हमको मिला V into I into T। ये क्या देगा? V into I into T, टोटल एनर्जी गिवन बाय इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी गिवन बाय इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू एनर्जी टेकन बाय द वाटर। एनर्जी टेकन बाय द वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? mst। ये रहा mst। अब इस s को आप क्या रखना चाहते हैं? ये यहां पर गड़बड़ होती है। अगर हमने ये पूरा सिस्टम जूल में काम किया है तो s को हमको क्या रखना चाहिए? जूल। एंड इसकी वैल्यू क्या होती है? 4200 जूल पर केजी। तो ये भी हम किस में लिख रहे हैं? केजी। तो ये भी किस में लिख रहे हैं? जूल में। ठीक है, ऐसा चलेगा। अदरवाइज हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर हम इस जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा और स्पेसिफिक हीट को 1 कैलोरी रखना पड़ेगा। तो ये एक कंफ्यूजन होता है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो याद रखिए, दोनों तरफ के यूनिट आपको एक जैसे करने पड़ेंगे। एक तरफ कैलोरी, एक तरफ जूल, एक तरफ ग्राम, एक तरफ केजी, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए आजकल एनसीईआरटी में, सीबीएसई में इसको हटा ही दिया गया है, कैलोरी वाला रखते हैं। हम लोग हमेशा स्पेसिफिक हीट क्या यूज करेंगे? 4200 जूल पर केजी। और वाटर का मास किसमें बताया जाएगा? केजी में बताया जाएगा, ग्राम में बताना है। तो उससे क्या होगा कि हमको एक कंफ्यूजन नहीं होगा कन्वर्शन का। अदरवाइज जब हम लोग पढ़ते थे पहले तो हमको ये कन्वर्शन बार बार करने पड़ते थे, एंड दैट वाज वेरी कंफ्यूजिंग। ओके, इस तरह की जो हीटिंग होती है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग कन्वर्ट हुई वाटर की हीटिंग में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाटर की हीटिंग में कन्वर्ट हुई। ये एक खोज थी, ये एक रिसर्च थी। ये रिसर्च जूल ने सबसे पहले की। अदरवाइज पहले हम ये समझते थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक अलग ब्रांच में स्टडी करते थे। वाटर में जो हीट जाती है उसको एक अलग ब्रांच में स्टडी करते थे, उसकी यूनिट कैलोरी थी। इलेक्ट्रिकल वाले की यूनिट जूल थी, मैकेनिकल वर्क की यूनिट जूल थी। तो जूल ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया कि अगर हम मैकेनिकल वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिकल भी नहीं, मैकेनिकल वर्क, और उससे हम पानी को गर्म कर सकते हैं। और उसने उसका एक कन्वर्शन बनाया कि कितने जूल वर्क करने से कितनी कैलोरी हीट आती है, और वो उन्होंने बनाया 4.18 समथिंग, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 4.2 जूल कहते हैं। तो 4.2 जूल वर्क करने से ये हीट बनती है। ओके, तो ये वाली जो हीट बनती है, इस हीट को हम जूल्स हीट कहते हैं। जूल्स हीट क्या होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट में? तो एक बड़ी छोटी सी चीज आपको याद रखनी है। जूल्स हीट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से रेसिस्टेंस के कारण जो हीट निकलेगी। किसके कारण? दैट इज नोन एज जूल्स हीट।
क्या किसी और कारण से हीट निकलती है? आंसर इज यस। बाद में जब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे उस समय हम आपको बताएंगे, जब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, कि मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण भी हीट पैदा होती है और बहुत हीट पैदा होती है, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं। वो वाली हीट जूल्स हीट नहीं कहलाती। जूल्स हीट हम सिर्फ किसको कहेंगे? जो रेजिस्टेंस के कारण पैदा हो। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज याद रख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। जूल्स हीट इज दैट हीट विच इज जनरेटेड ड्यू टू रेजिस्टेंस। ठीक है, जूल्स हीट इज दैट हीट विच इज जनरेटेड ड्यू टू रेजिस्टेंस। when current flows through it, when current flows through it